हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन। जितने भी पॉइंट्स हैं ये मैं पॉइंट्स लेके आया हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विच हैव बिन कलेक्टेड फ्रॉम बुक्स लाइक स्पेक्ट्रम, वेरियस टेस्ट सीरीज़, चाहे आप विजन के ले लो चाहे आप परफेक्शन के ले लो, ये सारी टेस्ट सीरीज़ का कल्मिनेशन है। ये पॉइंट्स जो यूनिक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे मैं लेके आया हूँ। इस वीडियो को, इस पूरे सीरीज़ को देखोगे आप तो आपका कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। मैनुअल वन वॉज अ पोर्तुगीज किंग हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द ऑनर ऑफ ट्रेड विथ अरेबिया, पर्सिया एंड इंडिया इन अर्लियर 16th सेंचुरी। ठीक है, वो किंग मैनुअल वन था हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द ऑनर ऑफ ट्रेड विथ अरेबिया एंड पर्सिया। ऑल्सो अगर मैं पोर्तुगीज़ की बात करूँ तो दे वेयर फर्स्ट टू कम इन इंडिया एंड लास्ट टू लीव। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लिस्ट वन है एंड यहाँ पे लिस्ट टू है। हमें मैच करना है, मैच नहीं इनफैक्ट ये आंसर्स ही दिए हुए हैं तो हम रिवाइज करेंगे। पोर्तुगीज़ ने कंट्रोल कब किया था गोवा? 1510 में सुल्तान ऑफ बीजापुर से गोवा को एक्वायर कर लिया गया था इन द ईयर 1510। अगर मैं बात करूँ 1498 में वास्को डी गामा केम टू इंडिया। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। ना पोर्तुगीज़ की फर्स्ट फोर्ट जो था वो कोचिन में इस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 1503। अल्मीडा, फ्रांसिस्को डे अल्मीडा वॉज मेड द फर्स्ट गवर्नर, ये भी आप ध्यान रखना। 105 में बनाया गया था अल्मीडा को द गवर्नर ऑफ पोर्तुगल इन इंडिया। नाउ अल्मीडा से एसोसिएटेड है ब्लू वाटर पॉलिसी और कार्टेज सिस्टम। इट वॉज अ परमिट सिस्टम, इट वॉज अ परमिट सिस्टम फॉर शिप्स। ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ ध्यान होगी। सो अल्मीडा इंट्रोड्यूस द कार्टेज सिस्टम। नाउ व्हेन वॉज गोवा मेड द कैपिटल? तो 1530 में गोवा वॉज मेड द कैपिटल। पहले कैपिटल जो थी वो कोचिन थी। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1615 AD में थॉमस रो केम टू इंडिया टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि थॉमस रो किन के कोर्ट में आया था? सो ही केम टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर। नाउ थॉमस रो फेल्ड टू कंक्लूड अ कमर्शियल ट्रीटी, ही फेल्ड टू कंक्लूड अ कमर्शियल ट्रीटी बट सिक्योर्ड वेरियस प्रिविलेजेस। जहांगीर ने कमर्शियल परमिशन नहीं दी थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, बट वेरियस प्रिविलेजेस दिए थे जिसमें फैक्ट्री ओपन करने का भी प्रिविलेज था, आगरा, बरोच, सूरत एट्सेट्रा। ठीक है, इन जगह पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन जहांगीर ने दे दी थी। तो ये दिस वॉज ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट। थॉमस रो, जहांगीर, ये इसको आप याद करना। नाउ 1717 इज़ फेमस फॉर फारूक सीआर्स फरमान, और ये जो फरमान था इट इज़ नोन एज मैग्ना कार्टा फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। आपने अगर पढ़ा होगा हिस्ट्री तो आपको ये चीज़ पता होगी, मैं बस यहाँ पे रिवीजन करा रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन के पार्ट पे मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि 70th BPSC के एग्ज़ाम बहुत ही पास में है। तो मेरा ये प्लान है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एट्सेट्रा इन सारे सब्जेक्ट्स की मैं एक रिवीजन वीडियो लेके आऊँ। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स की चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियोस चाहिए कि नहीं बाकी सब्जेक्ट्स की। उसी हिसाब से मैं काम करूँगा उस पर। ठीक है, 1717 में ट्रेडिंग प्रिविलेजेस मिले थे। किसने दिए थे? तो फारूक सीआर फरमान, विच इज़ ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा। नाउ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1664। अगर मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करूँ तो इट वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1600। ठीक है, अकबर जो था उस टाइम पे वॉज द मुगल एम्परर जब ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब बैटल ऑफ वांडीवॉश किन के बीच हुआ था? सो बैटल ऑफ वांडीवॉश हुआ था इन द ईयर 1716। इट वॉज हेल्ड बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। इंग्लिश अल्टीमेटली वॉन द बैटल और फ्रेंच का कंट्रोल एंडेड ओवर इंडिया। ठीक है, सो दैट इज़ वाई दिस बैटल इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑल्सो अगर इंग्लिश एंड फ्रेंच की बात करूँ तो देयर आर सीरीज ऑफ कार्नेटिक वॉर। ठीक है, 3 कार्नेटिक वॉर हुए थे। सो ये सारे भी इम्पॉर्टेंट है। सो कार्नेटिक वॉर्स आर रिलेटेड टू इंग्लिश एंड फ्रेंच।
नाउ डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1616 AD। ठीक है, डेन्स का कमर्शियल पर्पस नहीं था, ये बात आप ध्यान रखेंगे, कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं था इंडिया में। दे मेनली फोकस्ड ऑन देयर मिशनरी एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेंशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। एक्सपेंशन ऑफ क्रिश्चियनिटी वॉज द मेन फोकस ऑफ द डेन्स। ठीक है, मेन ट्रेडिंग सेंटर की मैं बात करूं अगर डेन्स की, तो वो था श्री रामपुर इन बंगाल। ना इंग्लिश एंड फ्रेंच की फ़र्स्ट फैक्ट्री बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो ये आप चीज़ ध्यान रखेंगे। इंग्लिश एंड फ्रेंच इन दोनों की फ़र्स्ट फैक्ट्री वॉज इस्टेब्लिश्ड इन सूरत। ठीक है, एंड सेकंड फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम। ठीक है, इंग्लिश एंड फ्रेंच में दोनों कॉमन था कि दोनों की फर्स्ट फैक्ट्री वॉज इस्टेब्लिश इन सूरत एंड सेकंड फैक्ट्री जो थी ये मसूलीपट्टनम में थी। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे PDF डाल दूंगा। ठीक है, ये वाली जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इस्टेब्लिशमेंट देख लेते हैं ऑफ वेरियस यूरोपियन कंपनीज़। देखो क्रोनोलॉजी में मैंने सेट किया हुआ है ताकि आपको सारा कुछ याद हो जाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर 1600। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर 1664। डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1616। और 1602 में एक चीज़ याद रखना, डच ईस्ट इंडिया डच कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, ऑल्सो डेन्स के बारे में अभी बताया मैंने, दे वे आर मेनली इन्वॉल्व इन मिशनरी एक्टिविटीज़। सो इनका जो था डेन्स का कमर्शियल पर्पस नहीं था। द टाइटल ऑफ शाह ए बेखबर किसको दिया गया था? इट वॉज गिवन टू बहादुर शाह वन। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707 में एक पॉलिटिकल टर्माइल आ गया था। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, पॉलिटिकल टर्माइल आ गया था। उसके बाद में अ सीरीज़ ऑफ इनकम्पिटेंट रूलर्स एक के बाद एक आते चले गए, उसी में से एक था बहादुर शाह वन। नाउ नेक्स्ट, क्वीन विक्टोरिया अनाउंस द एंड ऑफ द मुग़ल एम्पायर। कब अनाउंस किया था? तो नवंबर 1 1858 में। इस ईयर में एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी आया था, ये भी आप याद रखना। एंड एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस में क्या हुआ था कि क्वीन वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिया डायरेक्टली। ठीक है, तो उसी अनाउंसमेंट में मुग़ल एम्पायर का एंड अनाउंस किया गया था नवंबर 1 1858 में। ऑल्सो 1858 में जो गुड गवर्नेंस एक्ट आया था उसमें फर्स्ट वॉइस रॉय भी इस्टेब्लिश बनाए गए थे इंडिया के। एंड फर्स्ट वॉइस रॉय वॉज लॉर्ड कैनिंग। ये आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आपका रिवीजन हो गया होगा। एंड बहादुर शाह जफ़र ही वॉज सेंट टू रंगून, ये तो पता ही होगा आपको। अब देख लेते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये हुआ था इन द ईयर 1761। किन के बीच हुआ था? मराठाज़ एंड अफ़गान्स। मराठाज़ को लीड कर रहे थे हेमू, अफ़गान्स के अगेंस्ट में ये वॉर हुआ था। 28,000 मराठाज़ जो थे वो मारे गए थे, इंक्लूडिंग विश्वास राव एंड सदाशिव राव। ठीक है, दिस इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, आप इसको याद रखना। स्टेट ऑफ रोहिलाखंड, अभी जब मुग़ल एम्पायर जो था वो ख़त्म हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था कि 3 तरह के स्टेट्स बने थे। सबसे पहले तो सक्सेसर स्टेट्स थे, दूसरे इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, और तीसरे थे न्यू स्टेट्स इस्टेब्लिश बाय रिबल। तो स्टेट ऑफ रोहिलाखंड जो था इट वाज अ रिबल स्टेट। किसने इस्टेब्लिश किया था? अली मोहम्मद खान ने। ठीक है, एक तो सबसे पहला फैक्ट ये याद रखना। अब सक्सेसर स्टेट जो थे उनमें से 3 बहुत ज़्यादा फेमस है जिनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला तो अवध, दूसरा हमारा बंगाल एंड तीसरा था हैदराबाद। अवध को इस्टेब्लिश किया था सादत खान, जिसका दूसरा नाम बुरहानुल मुल्क भी था। बंगाल वॉज इस्टेब्लिश बाय मुर्शीद कुली खान, वेयर एज हैदराबाद वॉज इस्टेब्लिश बाय निज़ामुल मुल्क। तो आई होप कि आपको सक्सेसर स्टेट्स याद हो गए होंगे। अब इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी इस्टेब्लिश हुए थे, सच एस राजपूत स्टेट्स, मैसूर एट्सेट्रा, ये सब जो थे वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे। ठीक है, मैसूर वॉज इस्टेब्लिश अंडर हैदर अली। ठीक है, राजपूत स्टेट भी इस्टेब्लिश हुए थे। न्यू स्टेट्स की मैं बात करूं तो मराठास, सिख, जाट, सिख जो थे वो कंसोलिडेट हुए थे अंडर महाराजा रंजीत सिंह।
जाट जो हुए थे वो चूरनमल, बदन सिंह, सूरजमल, इनके अंदर में जाट जो थे वो कंसोलिडेट हुए थे। नौ, महाराजा रंजीत सिंह, ही बिलोंग टू द शुकर चकिया मिश्र। फर्स्ट पेशवा कौन थे मराठा एम्पायर के? वो थे बालाजी विश्वनाथ। और पेशवा कहाँ के होते थे? पेशवा होते थे पूना के। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सिंधिया की, सिंधियाज कहाँ से थे? सिंधियाज हमारे ग्वालियर से थे। होलकर्स कहाँ के थे? होलकर्स जो थे वो इंदौर के थे। और भोंसले कहाँ के थे? भोंसले हमारे नागपुर के थे। ठीक है, उसी तरह पेशवा जो थे वो पुणे के थे। एंड पूना के फर्स्ट पेशवा ऑफ द मराठा एम्पायर वॉज बालाजी विश्वनाथ। नाउ बड़ा इमामबाड़ा, ये आपको पता होगा आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी फेमस। इट इज़ इन लखनऊ एंड इट वॉज बिल्ट बाई असफुद्दौला। इनका नाम आप याद रखना। Now next state is regional state of Travancore was founded by Raja Martandavarma। ठीक है, ही ऑल्सो पैट्रनाइज्ड मलयालम लैंग्वेज। इनके टाइम टेन्योर के टाइम पे मलयालम लैंग्वेज जो थी वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश की थी, ये भी आप ध्यान रखना। अब ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ठीक है, दिस इज़ रिलेटेड टू बैटल ऑफ पलासी 1757। अब ये बैटल ऑफ पलासी वॉज फॉट बिटवीन सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, एंड इट वॉज फॉट ऑन 23 जून 1757। ठीक है, बैटल ऑफ पलासी के बाद एक इम्पॉर्टेंट बैटल था बैटल ऑफ बक्सर 1765 में ये हुआ था। ब्रिटिश को लीड कौन कर रहे थे? वो कर रहे थे हेक्टर मनरो। अगर सेम जगह पे मैं बात करूं किनके अगेंस्ट था, तो 3 रूलर्स थे यहाँ पे। शुजाउद्दौला, ठीक है, सेकंड वाज आलमगीर टू, ही वॉज द मुग़ल एम्परर, एंड शाह आलम। इन तीनों के बीच में वर्सेस ब्रिटिश के बीच में ये वॉर हुआ था। अब 1765 के बैटल ऑफ बक्सर के बाद 2 ट्रीटी साइन की गई थी। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की गई थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एक तो साइन की गई थी अवध के नवाब के साथ, एंड जो दूसरी ट्रीटी साइन हुई थी वो साइन हुई थी मुग़ल एम्परर के साथ। ठीक है, नो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नाउ मीर कासिम, ही ट्रांसफर्ड इस कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। सो डायरकी इन बंगाल कब इंट्रोड्यूस्ड हुई थी? जस्ट 1765 में इलाहाबाद के बैटल के बाद दीवानी एंड निज़ामत का जो राइट था वो ब्रिटिशर्स के पास आ गया था। ठीक है, दीवानी का राइट तो डायरेक्टली मिला था और निज़ामत का राइट मिला था थ्रू अपॉइंटिंग डिप्टी नवाब। डिप्टी नवाब को अपॉइंट करने की पावर जो थी वो ब्रिटिशर्स के पास आ गई थी। तो डुअल गवर्नमेंट जो था वो बंगाल में ऑपरेट हो रहा था। सो ये शुरू हुआ था रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, एंड ये एंड कब हुआ था? ये एंड किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। हैदर अली, ही इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ द मैसूर स्टेट। ठीक है, इनके बेटे का नाम था टीपू सुल्तान। हैदर अली डाइड ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। और ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? ये हुआ था 1780 टू 84 के बीच में। एंड गवर्नर जनरल कौन थे ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर? नेम ऑफ द गवर्नर जनरल वॉज वॉरेन हेस्टिंग। अब वॉरेन हेस्टिंग से रिलेटेड मैं एक बात बता दूं कि एक रिंग फेंस पॉलिसी है, ये इट इज़ एसोसिएटेड विथ वॉरेन हेस्टिंग्स। अब फोर्थ एंग्लो मैसूर की वॉर अगर मैं बात करूं
तो गवर्नर जनरल उस टाइम पे थे आर्थर वेलेस्ली एंड इनको टाइटल मिला था मार्किस का। ना देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया ही था। होलकर कहाँ के थे? इंदौर के थे। गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा, भोंसलेज ऑफ नागपुर, सिंधिया ऑफ ग्वालियर एंड पेशवा ऑफ पुणे। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। और ट्रीटी ऑफ सालबाई कब साइन हुई थी? ये साइन हुई थी 1782 में एंड इससे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो था वो ख़त्म हो गया था। गवर्नर जनरल कौन थे एट द टाइम ऑफ एनेक्सेशन ऑफ सिंध इन 1843? सो द नेम ऑफ द गवर्नर जनरल वॉज लॉर्ड एलन बोरो। इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखना। रिंग फेंस पॉलिसी इज एसोसिएटेड विथ वॉरेन हेस्टिंग्स। द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरी अलायंस इज रिलेटेड टू लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, एंड सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट करने वाले स्टेट सबसे पहले हैदराबाद था, 1798 टू 1800 AD में एक्सेप्ट किया था। सेकंड बात करूँ मैं, मैसूर ने भी एक्सेप्ट किया था, अवध ने भी एक्सेप्ट किया था एंड ग्वालियर ने भी एक्सेप्ट किया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछे कि सब्सिडियरी अलायंस से कौन कौन से स्टेट्स जो थे वो एडमिट हुए थे, हैदराबाद एडमिट हुआ था, अवध, देन मैसूर, देन ग्वालियर। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। और ट्रीटी ऑफ सगौली, सगौली इज़ इन बिहार। सो बिहार में कौन से बॉर्डर पड़ती है? नेपाल की बॉर्डर पड़ती है। तो इट एंडेड दी एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो नेपाल वॉर, ट्रीटी ऑफ सगौली। एंड किन्होंने साइन की थी? ब्रिटिश के जो लीडर थे वो कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स साइंड दिस ट्रीटी ऑफ सगौली। ये साइन हुई थी इन द ईयर 1816। अब बात आ गई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज इंट्रोड्यूस बाय डलहौजी। डलहौजी ने ऑल्सो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया था, रेलवेज़ को भी इंट्रोड्यूस किया था, पोस्टल सर्विस को भी इनॉग्रेट किया था, टेलीग्राफ को भी इनॉग्रेट किया था। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द वर्क्स विच वेयर रिलेटेड टू पब्लिक सर्विस या पब्लिक यूटिलिटी के जितने काम थे डलहौजी ने किया था। एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू डलहौजी। नाउ अब स्टेट्स की मैं बात करूँ कब कब एनेक्स हुए थे, तो सतारा हुआ था 1848 AD में, जैतपुर एंड संबलपुर हुआ था 1849 में, झांसी हुआ था इन द ईयर 1853 एंड नागपुर हुआ था इन द ईयर 1854। नाउ आनंद मठ किन्होंने लिखी? इट वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड ये आनंद मठ टॉक्स अबाउट द सन्यासी रिवोल्ट जो 1855 के अराउंड हुआ था। ठीक है, पिलग्रिमेज टैक्स का एक इशू था जो कि इम्पोज कर दिया गया था सन्यासीज पे, तो वो सारे इकट्ठा होकर उन्होंने रिवॉल्ट किया था एंड ये रिवॉल्ट मेनली बंगाल में कॉन्सेंट्रेटेड था, अदर पार्ट्स में भी था बट बंगाल से शुरू हुआ था। So Anandamath novel was written by Bankim Chandra Chattopadhyay and it talks about the Sannyasi revolt. Now Paika rebellion occurred in the year 1817 in Odisha and the leaders of Paika rebellion were Bakshi Jagat Bandhu Vidyadhar. Now let us talk about the rebellions. Waghera rebellion happened in Gujarat in the year 1818 से start हुआ था। Second is Ahom rebellion. It happened in Assam in the year 1828. Polygar rebellion happened in South India in 1795 and Indigo rebellion happened in Bengal in the year 1859. Also अगर अहोम rebellion है तो अहोम डायनेस्टी के बारे में बताता हूँ आपको। जो फाउंडर हैं अहोम डायनेस्टी के वो हैं सुखाफा। ठीक है, एक इनकी साइट है जहाँ पे ये डेड को बरी करते हैं, चरायदेव मैदान। ठीक है, अभी इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है एंड इट हैज़ बिकम द 43rd साइट इन इंडिया टू गेट द एडमिशन इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दैट इज़ वाई अहोम डायनेस्टी इस साल इम्पॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, वहाबी मूवमेंट वॉज फॉर्म्ड बाई सैयद अहमद बरेलवी। एम इनका क्या था? रिफॉर्म करना था इस्लाम को। मेन सेंटर वहाबी मूवमेंट का था पटना।
पहले तो वहाबी मूवमेंट में इन्होंने जिहाद डिक्लेयर किया था अगेंस्ट इंग्लिश, बट लेटर ये सिख अम्पायर के अगेंस्ट इन्होंने जिहाद को डिक्लेयर किया था। ठीक है, इट वाज अ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट एंड द लीडर वाज सैयद अहमद बरेलवी। अब मैं बात करूँ उलूगन, उलूगन का मतलब होता था ग्रेट अप्रोच, और हु इज़ एसोसिएटेड, मुंडा रिबेलियन इज़ एसोसिएटेड। अराउंड 1899 में ये शुरू हुआ था, 1905 के कुछ लेटर फेजेस तक ये अब मुंडा रिबेलियन चला था। नाउ कूका मूवमेंट वॉज इस्टेब्लिश बाय गुरु राम सिंह। एम क्या था कूका मूवमेंट का? टू प्यूरिफाई रिलीजन, प्यूरिफाई करना था रिलीजन को, बट ये एट अ लेटर स्टेज दिस मूवमेंट बिकेम अ पॉलिटिकल मूवमेंट। ठीक है। फरियाजी, हु वेयर द फरियाजीज? दे वेयर फॉलोअर्स ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह। इनका एम क्या था? एम वॉज टू रिफॉर्म इस्लाम, बट लेटर जो थे वो ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए थे ये। एंड दिस फरियाजी मूवमेंट वॉज मेनली फोकस्ड इन बंगाल। ठीक है, फरियाजी से ये याद रखना, फॉलोअर्स कौन किसके थे? ये हाजी शरीयतुल्लाह के फॉलोअर्स थे। पागलपंथी रिवॉल्ट की मैं बात करूं, ये 1825 में हुआ था बंगाल में, एंड लीडर कौन थे इसके? लीडर थे करम शाह। रामोसी रिबेलियन के लीडर कौन थे? चित्तूर सिंह। अगर मैं खासी रिबेलियन की बात करूं तो उनके लीडर थे तीरथ सिंह। सिंबल क्या था 1857 के रिवॉल्ट का? लोटस एंड चपाती। एंड लीडर कौन से थे? ऑल इंडिया फेस कौन था 1857 के रिवॉल्ट का? तो वो थे बहादुर शाह जफ़र, दी मुगल एम्परर। ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में लाइट हाउस एंड डनका शाह किनको बोला गया? वो बोला गया मौलवी अहमदुल्ला ऑफ शाह ऑफ फैज़ाबाद। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं बहुत छोटी रख रहा हूँ। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इसके नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगा। ठीक है, मैं लंबी वीडियोस डालता हूँ तो आप लोग देखते नहीं हो ज़्यादा उसको, इसलिए मैं इस वीडियो को अंडर 25 मिनट्स रख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो एंड इसके नेक्स्ट पार्ट चाहिए आप तो ज़रूर कमेंट करना, मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी से डाल दूँगा। ठीक है, टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड पार्ट ऑफ आवर मॉडर्न हिस्ट्री डिवीजन सीरीज़। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, जिसमें ऑलरेडी हमने कुछ स्लाइड्स PDF की हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पार्ट 2। सो दिस वीडियो इज़ सोनली फॉर रिवीजन पर्पस। अगर आपको लास्ट टाइम रिवीजन करना है तो आप इस PDF से रिवाइज कर सकते हो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द टेस्ट सीरीज़। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस PDF। ठीक है, एंड आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, लीडर्स इन द 1857 रिवॉल्ट। सो वी ऑल नो दैट द फेस ऑफ द 1857 रिवॉल्ट वाज बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, द मुगल एम्परर ऑफ दैट टाइम। ऑल्सो गोरखपुर में किन्होंने लीड किया था? तो गजादर सिंह ने। मथुरा देवी सिंह ने लीड किया। मेरठ में कदम सिंह एंड ग्वालियर में तांत्या टोपे। अब इन लोगों का नाम आपने नया सुना होगा, ये मैं टेस्ट सीरीज से ये पॉइंट लेके आया हूँ जस्ट फॉर योर रिवीजन। अगर मैं बाकी लीडर्स की बात करूँ तो लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने झांसी में लीड किया था। बहादुर शाह जफ़र, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, उन्होंने दिल्ली में लीड किया था। मंगल पांडे ने रिवॉल्ट की शुरुआत मंगल पांडे ने की थी बैरकपुर से। ठीक है, एंड 34th नेटिव इन्फेंट्री से ये बिलोंग करते थे, ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। नाना साहिब, ठीक है, ही लेड द रिवॉल्ट फ्रॉम कानपुर। अगर मैं बात करूं बेगम हजरत महल, तो शी लेड फ्रॉम लखनऊ। ठीक है, नाउ कुंवर सिंह लेड फ्रॉम बिहार। Now these are the name of some important leaders. Now let us see the next point. Revolt of 1857 started at मेरठ। मेरठ में शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 10th में 1857। द डेट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि कई बार डेट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो मेरठ में रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था ऑन 10th में, एंड मंगल पांडे वॉज गिवन
डेथ सेंटेंस ऑन 8 अप्रैल 1857। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। नो, वाइट म्यूटिनी क्या थी? इट वॉज रिवॉल्ट ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनका रिवॉल्ट था अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ब्लैक होल ट्रेजिडी की, ठीक है, तो ये भी एसोसिएटेड है ईस्ट इंडिया कंपनी से, जिसमें कि इट इज़ बिलीव दैट सिराजुद्दौला ने बहुत छोटे से रूम में ही जस्ट कैप्चर्ड मेनी ऑफ द इंग्लिशमैन, और सभी लोगों की वहाँ सफोकेशन से मौत हुई थी। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी इज़ रिलेटेड टू सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। ये आप एक बेसिक पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं। नाउ आजमगढ़ मैनिफेस्टो, व्हाट इज आजमगढ़ मैनिफेस्टो? इट इज़ रिलेटेड टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857, हिंदू मुस्लिम यूनिटी से ये रिलेटेड है। अगर मैं बात करूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये दोनों एक साथ कब आए? तो ये आए थे लखनऊ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ द ईयर 1916। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि लखनऊ सेशन ऑफ 1916 के प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आजमगढ़ मैनिफेस्टो, बस ये ध्यान में रखना, इज़ रिलेटेड टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। नाउ अगर मैं बात करूँ, देयर वर टू टाइप ऑफ मूवमेंट्स दैट टुक प्लेस। एक तो था रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, एक तो था रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। रिफॉर्मिस्ट का मतलब, रिफॉर्म का क्या मतलब होता है? रिफॉर्म का मतलब होता है चेंज, एक कंसिडरेबल चेंज लेके आना अप्रोच में। और रिवाइवलिस्ट का क्या होता है कि आप अपनी रूट्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो और उन रूट्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसी को आप फॉलो करके आप अपने चीज़ों को रिवाइव करते हो। ठीक है, so this was a main basic difference behind reformist and revivalist movement। तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट कौन से थे? ब्रह्मो समाज, इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1828। किन्होंने एस्टैब्लिश किया था? राजा राम मोहन रॉय। अब राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल किन्होंने दिया था? तो अकबर टू ने दिया था। ये भी आप पॉइंट ध्यान में रखना ना। प्रार्थना समाज, it was established by Atmaram Panduran। Aligarh movement, these three were the reformist movement। Now Arya Samaj and Devband movement, these were the revivalist movement। ठीक है, Arya Samaj was formed by Dayanand Saraswati in the year 1875। ठीक है, ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखना। एक बेसिक चीज़ ध्यान में रखना कि रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कौन कौन से थे? आर्य समाज एंड देवबंद मूवमेंट। ठीक है, now let us see the next slide। Now Indian Women University was established in the year 1906 at Pune by D.K. Karve। ठीक है, now abolition of sati by the efforts of Raja Ram Mohan Roy during the tenure of William Bentinck। ये भी आप ध्यान रखना, विलियम बेंटिक के टाइम पे सती जो थी वो अबॉलिश की गई थी। Now, firstly, this abolition of sati was implemented in Bengal in the year 1829, but later it extended to Madras and Bombay in 1830। ठीक है, एक नया पॉइंट है आपके लिए हो सकता है। बंगाल में 1829 में ये this was abolished and it was later extended to Madras and Bombay in 1830। मूक नायक, it was a journal that was started by B.R. Ambedkar। अब B.R. Ambedkar is an important personality। क्यों? क्योंकि ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी दैट प्रिपेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर मैं ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करूं तो अगस्त 1947 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, एंड इट कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर्स। ठीक है, इन 7 मेंबर्स के नाम भी अगर आप देखोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि ये कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बात करूं तो इनसे रिलेटेड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस है जो इन्होंने बनाए। सबसे पहले इन द ईयर 1924 ही इस्टेब्लिश बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इन द ईयर 1942 ही इस्टेब्लिश ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एंड बहिष्कृत भारत मैगजीन ही रोट इन द ईयर 1927। मूक नायक वॉज ऑल्सो स्टार्टेड बाय B.R. अम्बेडकर। ठीक है, ये आप तीनों ये तीनों इंस्टीट्यूशंस को आप याद रखना।
Now, self-respect movement, it was against Brahmins and it was started by E.V. Ramaswamy Naikar in South India. ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्टेड बाय E.V. रामास्वामी नायकर. ठीक है, टेम्पल मूवमेंट, इट वाज स्टार्टेड बाय नारायण गुरु. इट वाज आल्सो नोन एज SNDP मूवमेंट. नारायण गुरु इज एन इम्पॉर्टेंट फिगर. ऑल्सो अगर मैं बात करूँ आदि शंकराचार्य की, तो इनका बर्थ केरला में हुआ था एंड ही इस्टेब्लिश्ड 4 मठ अक्रॉस इंडिया. ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. एक तो मैं बता देता हूँ, एक तो मठ हमारा उत्तराखंड में है, दूसरा हमारा पुरी में है, तीसरा हमारा द्वारका में है, चौथा मठ वॉज इस्टेब्लिश बाय आदि शंकराचार्य एट विच प्लेस, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. ना अभी हमने नारायण गुरु की बात की थी. नेक्स्ट हमारा पॉइंट 19 से रिलेटेड है. वन गॉड, वन कास्ट एंड वन रिलीजन, दिस वॉज स्टार्टेड बाय नारायण गुरु. टेम्पल एंट्री मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ नारायण गुरु, अभी मैंने बताया था आपको. नाउ यंग बंगाल मूवमेंट, इट वॉज स्टार्टेड बाय हेनरी विवियन डोर्जियो. ये भी आप पॉइंट याद ध्यान में रखना. नाउ रामकृष्ण मिशन, it was started in 1897 by Swami Vivekanand. Swami Vivekanand is also known as proponent of Neo-Hinduism. ठीक है, also he gave a speech in 1893. शिकागो में इन्होंने स्पीच दी थी पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में. ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड. Now, Dev Samaj was established by Shiv Narayan Agnihotri and Dharma Sabha was established by Radhakant Dev. Next देखते हैं Devband movement. It started in the year 1867. Was started by Qasim Nanotwi. The school opposed the Aligarh movement. Aligarh movement जो था, it mainly focused on western, including western elements in the Islam. ठीक है, थोड़ा सा वेस्टर्नाइज करके मॉडर्न इस्लाम के तरफ इनका जो था वो फोकस था. ठीक है, दिस देवबंद स्कूल, इट प्रमोटेड रिलीजियस अपलिफ्टमेंट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी. नेक्स्ट इज रहनुमाई Majdayasan Sabha. It was established in the year 1851. Its aim was to revive the Parsi society and re-establish the Parsi tradition. Who were the leaders of the Rahnumai Sabha? The leaders were Dadabhai Naroji and K.R. Kama. Mohammedan Anglo-Oriental College, also known as Aligarh University, it was established in the year 1875. Established की थी by Sir Syed Ahmad Khan. This is important. लोकहितवादी, ये किनको बोला जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख को बोला जाता है लोकहितवादी. सिंह सभा मूवमेंट, इट वॉज स्टार्टेड इन अमृतसर. कौन से ईयर में? इन द ईयर 1873. Now, Ahmadiyya movement, it was started by Mirza Ghulam Ahmad in the year 1889. ईयर को आप इग्नोर कर सकते हो, बट जो भी इनके लीडर्स रहे ना, उनका नाम आपको ध्यान में रखना होगा. ठीक है, अहमदिया मूवमेंट was started by Mirza Ghulam Ahmad and he considered himself as the incarnation of the Hazrat Muhammad. ठीक है. First political institution formed in India, it was लैंड होल्डर सोसाइटी और ज़मींदारी एसोसिएशन. ठीक है, अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की विच वाज अ प्रेडिसेसर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इट वाज इंडियन एसोसिएशन. ठीक है. नो, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में इट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय जॉर्ज थॉमसन. British India Association was established in the year 1851. Bang Bhasha Prasasika Sabha was established in the year 1836 and Bombay Association was established in the year 1852 by Jagannath Shankar Seth.
नो। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब इस्टेब्लिश हुई थी? इन द ईयर 1866। पुणे सार्वजनिक सभा वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1870। मद्रास महाजन सभा वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1884 एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1885। इंडिया लीग वॉज इस्टेब्लिश 1875 में बाय शिशिर कुमार घोष। अगर मैं इंडिया एसोसिएशन की बात करूं, इट वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1876 बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑल्सो अभी मैंने आपको बताया कि इंडियन एसोसिएशन एक्टेड एज ए प्रीडिसेसर इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। द एम ऑफ इंडियन एसोसिएशन वॉज टू रेज द इशू ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। तो दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गई। अगर इंडियन लीग की बात करेगा 1875 में इस्टेब्लिश हुई थी बाय शिशिर कुमार घोष, एंड अगर इंडियन एसोसिएशन की बात करेगा तो इट वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1876 बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो थी वो 1883 में कंडक्ट हुई थी। इंडियन नेशनल यूनियन वॉज इस्टेब्लिश बाय AOU इन 1884। ये एक यूनिक पॉइंट है जो आपको हो सकता है पता हो, अगर पता है तो वेल एंड गुड, आपका रिवीजन हो गया होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो हमें पता ही है, इट वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1885। प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी। ठीक है। द ब्रिटिश कमिटी इंडिया of the Indian National Congress was established in London in the year 1889 to sway British opinion in favor of India। तो ये इंडिया नाम की जो ब्रिटिश कमेटी थी वो इस्टेब्लिश की गई थी इन द ईयर 1889। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस्टेब्लिश किया था एंड इसका एम क्या था? इट्स एम वाज टू इंडियन इंडिपेंडेंस के फेवर में जो है वो ओपिनियन को लेना। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी इट वाज प्रोपाउंडेड बाय लाला लाजपत राय। अगर मैं बात करूं लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी की तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी ने दी थी, एंड गोपाल कृष्ण गोखले इज ऑल्सो नोन एज पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। देन अगेन अगर मैं बात करूं SC बोस की पॉलिटिकल गुरु की तो वो थे चित्तरंजन दास। ठीक है। नो। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन इट वाज एन एंटी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। एंड इनको लीड किन्होंने किया था? सर सैयद अहमद खान एंड राजा शिव प्रसाद सिंह ऑफ बनारस। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन एंटी कांग्रेस एसोसिएशन थी एंड सर सैयद अहमद खान एंड राजा शिव प्रसाद सिंह ऑफ बनारस ने इसको लीड किया था। लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी आई गई यहाँ पे, GK गोखले। द डिस्प्यूट बिटवीन सुभाष चंद्र बोस एंड राइटिस्ट, जो भी राइटिस्ट थे और सुभाष चंद्र बोस थे उनके बीच में इशू, द रीजन ऑफ डिस्प्यूट वॉज द क्वेश्चन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमिटी। नेक्स्ट इज इंडिया विंस फ्रीडम। ये बुक को लिखा था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। अनहैप्पी इंडिया वॉज रिटन बाय लाला लाजपत राय। इंडिया डिवाइडेड वॉज रिटन बाय राजेंद्र प्रसाद। SC बोस वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ हरिपुरा सेशन। ठीक है। इन्होंने बुक लिखी थी इंडिया स्ट्रगल। एंड SC बोस रिजाइंड आफ्टर विनिंग द इलेक्शन ऑफ त्रिपुरी सेशन। मतलब हरिपुरा सेशन में तो इन्होंने प्रिसाइड किया था, बट त्रिपुरी सेशन में जो महात्मा गांधी के कैंडिडेट थे वो थे पट्टा भाई सीतारमैया। SC बोस इवेंचुअली वो इलेक्शन जीत गए थे, बट ड्यू टू सम पॉलिटिकल डिफरेंसेस ही रिजाइंड एज अ प्रेसिडेंट आफ्टर द त्रिपुरी सेशन। एंड 1939 में ही केम फॉरवर्ड टू एस्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। पॉलिटिकल गुरु और सुभाष चंद्र बोस की मैं बात करूं तो चित्तरंजन दास, ये भी मैंने आपको बताया। हु वॉज वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? तो इट वॉज लॉर्ड लिलिंगथो। अप्रूवल कब मिला था क्विट इंडिया मूवमेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन सी बैठक में? तो इन द जुलाई 1942
वर्धा सेशन में द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज अप्रूव्ड। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1942 इन टोक्यो बाय रास बिहारी बोस। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग इस्टेब्लिश इन द ईयर 1942 बाय रास बिहारी बोस। पाकिस्तान डे was celebrated on March 23, 1943। राजगोपालाचारी फार्मूला जुलाई 1944 में आया। वेवल प्लान केम ऑन मई 1945 एंड शिमला कॉन्फ्रेंस जो थी वो वेवल प्लान के बाद जून 1945 में हुई थी। अब पैरेलल गवर्नमेंट की मैं बात करूँ, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के टाइम पे, तो बलिया में इट वाज लेड बाय चिट्टू पांडे। सतारा ने सबसे ज़्यादा टाइम के लिए एग्जिस्ट किया था पैरेलल गवर्नमेंट, एंड सतारा में जो पैरेलल गवर्नमेंट थी इट वाज आल्सो नोन एज प्रति सरकार। एंड तामलुक, बलिया, सतारा एंड तामलुक, इन 3 जगह पे पैरेलल गवर्नमेंट जो थी वो फॉर्म हुई थी। सो लेट अस कीप दिस वीडियो शॉर्ट। आई होप कि आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स रिवाइज हो गए होंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट में मैं और भी ज़्यादा पॉइंट्स आपके लिए लेके आऊँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। Till then, keep studying. Thank you.